दीजिए। चलिए, नमस्कार। स्वागत है आप सब लोग का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आपको सोम की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। इससे आप सब लोग सोम का 73 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। तो यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड ऑल 73 लेक्चर्स। नाउ वी विल proceed for 74 lecture of SOM, and 73 magical lectures are there on your app in your mobile. You can watch at any time at any place. ठीक है, मैजिकल इसीलिए कहा जा सकता है कि आप कहीं भी कैसे भी कहीं पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, गुरुजी को याद कर रहे हैं, तो आप अपने 73 लेक्चर्स देखिए और 74 लेक्चर आपको आज हम रिप्रेजेंट करेंगे। आपने डिफ्लेक्शन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स देख लिए, डिफ्लेक्शन के बेसिक इक्वेशंस को देख लिया। अब आज हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के तरीके को आपको बताएंगे कि डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो अब आगे हम सब लोग बढ़ते हैं और चीजों को बहुत आसान तरीके से आगे बढ़ाते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये डेरिवेशंस हम कल किए थे। ये बात आपको समझ में भी आई होगी, कहीं कोई समस्या नहीं आई होगी। तो हमने आपको क्या बताया था, ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट। अब ध्यान से देखिए, कोई भी बीम आपको दिया गया, फर्स्ट हम आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड बता रहे हैं। कोई भी बीम अगर आपको दिया गया, इसको एक बार इंटीग्रेट कर दो, तो डिफरेंशिएशन को एक बार इंटीग्रेट करने पर जो दो बार डिफरेंशिएट था वो एक बार हो जाएगा, ई आई डी आई अपॉन डी एक्स, और ये आ जाएगा एम डी एक्स इंटीग्रल एम डी एक्स। और जब आप यहां से देखेंगे तो ये आपका आएगा किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। ये जैसे मान लो ए से बी है, तो यहाँ भी आपका ए से बी हो जाएगा, लोअर लिमिट इज एट ए, और ये आपका क्या हो जाएगा, बी। तो फर्स्ट टाइम अगर आप इंटीग्रेट करें, तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करने पर आपको मिलेगा स्लोप। क्या मिलेगा, स्लोप 1/e(i), और यहां से आएगा इंटीग्रल एम डी एक्स। यहां से क्या आएगा, इंटीग्रल एम डी एक्स। अब यहां ध्यान दीजिए, ये बातें तभी वैलिड है जब हम ई आई को कांस्टेंट मान रहे हैं। मतलब इस तरह का यूज, इस तरह का अप्रोच तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप ई आई को क्या मान लें, कांस्टेंट मान लें। अगर ई आई कांस्टेंट होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/e(i) इंटीग्रल एम डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एम डी एक्स हो जाएगा। क्लियर हो रहा ना। ऐसे एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो अब आपको यहां पर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/e(i), 1/e(i) इंटीग्रल यहां से आया एम डी एक्स। ठीक है, और दिस इज ओनली वैलिड फॉर वेयर ई आई इज कांस्टेंट। ई आई, व्हेन ई आई विल बी कांस्टेंट, when will ei constant, तो e is the modulus of elasticity and I is the क्या है, sectional moment of inertia। ठीक है, the product of modulus of elasticity and sectional moment of inertia represents the flexural rigidity। clear, and e depends upon material, I depends upon section। E डिपेंड्स अपॉन मेटेरियल, I डिपेंड्स अपॉन सेक्शन। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर सेम मेटेरियल का यूनिफॉर्म सेक्शन का थ्रू आउट द लेंथ आपका बीम बना हुआ है, इसी को हम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक बीम बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक बीम। तो बीम आपका प्रिज्मेटिक होना चाहिए एंड सेम मेटेरियल का होना चाहिए थ्रू आउट द लेंथ। क्या होना चाहिए, सेम मेटेरियल का थ्रू आउट द लेंथ। तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर इंटीग्रेट कर देंगे, तो जब एक बार फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, और 1/e(i), सिंस ei आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आपका 2 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ mdx आ जाएगा। ये आप ध्यान रखिए, सिंस वी हैव डन सेकेंड डेरिवेटिव, दो बार इंटीग्रेट, सॉरी क्या किया हमने, दो बार इंटीग्रेट किया। एक बार अगर मोमेंट का वन टाइम इंटीग्रेशन गिव्स स्लोप, वन टाइम इंटीग्रेशन आपको क्या देगा, स्लोप, एंड सेकेंड डेरिवेटिव गिव, सेकेंड इंटीग्रेशन विल गिव यू द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन
अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि अगर m को आपको x के साथ वेरिएबल पता हो, अगर बेंडिंग मोमेंट का x के साथ वेरिएबल आपको पता हो, तो आप सब लोग इंटीग्रेट करके स्लोप बता सकते हैं, और स्लोप के बाद आप एक बार और इंटीग्रेट करके डिफ्लेक्शन बता सकते हैं, और यहां से आएगा y इज अ फंक्शन ऑफ x, x इज लेंथ एंड y इज द डिफ्लेक्शन, और यही आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व। y का x के सापेक्ष वेरिएशन, यही आपका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व। यही आपका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व। ठीक है, तो दो बार 2 टाइम्स इंटीग्रेट करने पर इक्वेशन प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डबल इंटीग्रेशन मेथड। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड में हम सब लोग क्या कर रहे होते हैं, डबल इंटीग्रेशन मेथड में फर्स्ट टाइम अगर हम मोमेंट को x के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो हमें स्लोप मिलता है, और सेकेंड टाइम जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिफ्लेक्शन मिलता है। तब हमें क्या मिलता है, डिफ्लेक्शन मिलता है। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आ रहा होगा। तो यहां तक बातें हो गई। फर्स्ट हम डबल इंटीग्रेशन मेथड, तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट वन टाइम बी गेट, ये इक्वेशंस आप प्राप्त करेंगे। अच्छा, ये एप्लीकेबल, इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसकी औकात की बात करें तो ये एप्लीकेबल तब है जब आपका क्या हो, जब आपका ई आई क्या हो, कांस्टेंट हो। ई आई मस्ट बी कांस्टेंट, तो ई आई आपका कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ई आई कांस्टेंट तो एप्लीकेबल है। दूसरा, अगर यूनिफॉर्म वन, ओनली वन इक्वेशन फॉर एम हो, ओनली वन इक्वेशन फॉर एम हो। अगर आपके कई पार्ट्स, अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता होगा एसएफडी बीएमडी हमने बताया कि मल्टीपल पार्ट्स होंगी तो आपका बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन भी मल्टीपल होगा। मल्टीपल पार्ट्स में बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन भी क्या होगा, मल्टीपल। तो ये तभी एप्लीकेबल है जब ई आई कॉन्स्टेंट हो और ओनली वन बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हो। हियर डी वाई अपॉन डी एक्स इज द स्लोप ऑफ द डिफ्लेक्टेड कर्व। इसका मतलब क्या है कि अगर यहां से देखें, इंटीग्रल, इंटीग्रल देता क्या है, इंटीग्रल क्या देता है, इंटीग्रल जो आपको, इंटीग्रल हमेशा आपको एरिया देता है। इंटीग्रल आपको क्या देता है, एरिया देता है। तो यहां से आप कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फ्रॉम ए टू बी। तो क्या है, ई आई, और यहाँ पे स्लोप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ई आई द डिफरेंस ऑफ स्लोप, इसी को हम आगे मोमेंट एरिया मेथड भी कहेंगे। तो ई आई डिफरेंस ऑफ स्लोप इक्वल टू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन बी एंड ए। बी से ए के बीच में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया, बी से ए के बीच में, कोई दो पॉइंट्स के बीच में, कोई बी और ए आपने चूज कर लिया, उन दोनों के बीच में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया जो होगा वो ई आई टाइम्स ऑफ क्या देगा, डिफरेंस ऑफ स्लोप देगा। डिफरेंस ऑफ स्लोप बिटवीन दैट टू पॉइंट, उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में क्या देगा, स्लोप का डिफरेंस देगा। ओके, ऑल क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला, इसको भी अभी हमने बताया, इसको y, यहां पे आप न्यू को y मान लीजिए, ये क्या मान लीजिए, y। दिस इज y, दिस इज y, दिस इज y। ठीक है, तो फोर्थ डेरिवेटिव क्या है, लोडिंग। थर्ड डेरिवेटिव क्या है, शियर फोर्स। और फर्स्ट, सेकेंड डेरिवेटिव मोमेंट, फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस की बात, अब देखिए जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे, जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। हर एक इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए बाउंड्री कंडीशंस पता होना चाहिए। जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो भाई सिंपली सपोर्टेड बीम में हम कह सकते हैं कि यहां पर स्लोप भी जीरो होगा, यहां पर स्लोप भी जीरो होगा, और यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर डिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसमें बाउंड्री कंडीशन आपका होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो,
y equal to 0 as well as dy upon dx equal to which is equal to theta equal to 0. तो ये दो बाउंड्री कंडीशंस होगी इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम. फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन फॉर इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, सॉरी, तो फॉर कैंटिलीवर बीम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एट x equal to 0, एट x equal to 0 y equal to 0 एट फिक्स एंड. यहाँ पे फिक्स एंड पे x क्या है, फिक्स एंड पर x का मान 0 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फिक्स एंड पर हमेशा आपका डिफ्लेक्शन 0. सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, what is the second boundary condition? At x equal to 0 the slope at fixed end equal to 0. ठीक है, स्लोप आपका क्या होगा, 0. फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम अगर आप देखें तो अगला आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है. सिंपली सपोर्टेड बीम ये है. सिंपली सपोर्टेड बीम में कहीं आप स्लोप के बारे में, हाँ बीच में स्लोप 0 होगा पर उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते. ये जरूर कह सकते हैं कि आपका एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 बिकॉज सपोर्ट रेजिस्ट द ट्रांसलेशन ऑफ द बीम. जो आपका सपोर्ट होगा वो बीम को नीचे नहीं जाने देगा. तो फर्स्ट आपका x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 और सेकेंड आपका x इक्वल टू l पर y इक्वल टू 0. First is at x equal to 0, y equal to 0. First is at x equal to 0, y equal to 0. And second one is at x equal to L, y equal to 0. तो वही फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन किसके लिए है, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम. फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज x equal to 0. सेकेंड बाउंड्री कंडीशन at x equal to L, y equal to 0. ठीक है, बात समझ में आ रही. अब जैसे आपका मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर कैंटिलीवर बीम्स, कैंटिलीवर बीम के लिए आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन की मैक्सिमम बातें आ रही. अब जैसे ये कैंटिलीवर बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है और आपने फिक्स एंड पर लोड कैपिटल डब्ल्यू लोड लगाया. अगर कैपिटल डब्ल्यू लोड लगाया तो यहां पर रिएक्शन कैपिटल डब्ल्यू आएगा, तो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन क्या आएगा, W के बराबर, और यहाँ पर रेजिस्टिव मोमेंट जो आएगा वो W इंटू एल के बराबर आएगा. W इंटू एल के बराबर आएगा. तो यहाँ पे मोमेंट आएगा, हाँ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस नहीं आएगा. तो आप किसी x दूरी पर जाएंगे और सेक्शन कट करेंगे तो यहाँ पर m का मान जो होगा, x दूरी पर m का मान जो होगा वो क्या होगा, W इंटू एल जो है वो हॉगिंग कराएगा. W इंटू एल जो है वो क्या करेगा, हॉगिंग कराएगा. और यहाँ पे x दूरी पर आपका W जो होगा, यहाँ स्मॉल w मत करिए, सारी चीजें कैपिटल W करिए क्योंकि दिस इज पॉइंट लोड एंड पॉइंट लोड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W इंटू एल प्लस कैपिटल W इंटू एक्स. वाई प्लस बिकॉज द सपोर्ट रिएक्शन W एट एनी डिस्टेंस x विल सैग द बीम. ये क्या करेगा, विल ट्राई टू सैग द बीम, ये बीम को सैग कराने की कोशिश करेगा. तो माइनस W इंटू एल प्लस W इंटू एक्स, mx इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. तो वही बातें कल यहाँ पे पीछे लिखी हुई है कि एट एनी डिस्टेंस xx द मोमेंट, फर्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट द मोमेंट फॉर एनी डिस्टेंस x. तो द मोमेंट इज माइनस डब्ल्यू इंटू एल प्लस डब्ल्यू इंटू एक्स. तो अब आप लोग अगर इस बात को समझना चाहते हैं डिटेल में तो आप एसएफडी बीएमडी के चैप्टर को करें. एसएफडी बीएमडी के चैप्टर में हमने आपको डिटेल में, एसएफडी बीएमडी के चैप्टर में हमने आपको डिटेल में क्या कराया है कि डिटेल में आपको बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम बनाना भी बताया है, इक्वेशन लिखना भी बताया है. तो आप इक्वेशंस लिख लेंगे. अब आपका स्टेप 2 जो होगा वो डिफ्लेक्टेड कर्व इक्वेशन. अब जैसे आप इक्वेशन लिखेंगे तो यही तो लिखेंगे EI d2i upon dx2 equal to mx. And here mx at any distance x, the mx equal to wx minus wl. Why minus wl? Because wl moment will try to hog the beam, and w at a distance x, w into x, the product of load w, support load w and distance x will try to sag the beam. then net moment इक्वल टू W इंटू एक्स माइनस WL. इंटीग्रेट किए, जब इंटीग्रेट किए तो आपका एक बार इंटीग्रेट करने पर ये टर्म कट जाएगा. अब एक बार इंटीग्रेट कर दिए तो EI dy अपॉन dx,
ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डब्ल्यू एल एक्स प्लस कुछ कांस्टेंट आएगा, कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। C1 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसी में जैसे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे तो वर्टिकल रिएक्शन जो था वो W के बराबर आया था और मोमेंट W इंटू एल के बराबर आया था। x डिस्टेंस पर गए, ये W है, तो x डिस्टेंस पर माइनस W, यहाँ पे खड़े होके आप नेट मोमेंट निकालिए तो यहाँ पे आएगा माइनस WL प्लस WX। अब इसको अगेन इंटीग्रेट किए, इसलिए इसका नाम हो गया डबल इंटीग्रेशन मेथड। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो अगेन जब आप इंटीग्रेट किए तो आपका ये हो गया। अब यहाँ पे dy अपॉन dx जो हो गया y हो गया, y। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो दो आपके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, वन इज C1 एंड अदर वन इज C2। अगेन जब आप इसको x क्यूब बाई यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर बाई 2 और यहाँ C1 x प्लस C2। क्लियर? अब C1 C2 कैसे फाइंड आउट करें? कोई बाउंड्री कंडीशंस और क्या है? बाउंड्री कंडीशंस क्यों आपको हम बता रहे हैं? जिससे आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल सके, और अगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं तो हम y का मान x के टर्म में बता सकते हैं, y का मान x के टर्म में डिटेल में बता सकते हैं। पूरी बात समझ में आ रही है ना? क्लियर हो रहा है? तो नेक्स्ट आप देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 C2। फर्स्ट स्टेप, राइट डाउन द मोमेंट इक्वेशन एट एनी जनरल सेक्शन X। फर्स्ट आपने मोमेंट इक्वेशन लिखा, देन राइट डाउन द इलास्टिक इक्वेशन का इलास्टिक कर्व इक्वेशन, और फर्स्ट इंटीग्रेट वन टाइम, देन again integrate, and because the equation of elastic curve is generated, is find out, is calculated with the help of two times of integration of the elastic curve equation, then this method is known as double integration method। ठीक है? अब आपका थर्ड टारगेट क्या होगा कि टू कैलकुलेट द integral constant of integration, to calculate the constant of integration, and for calculating the constant of integration we have to apply the boundary condition। ओके तो आपको अगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है तो हमें कहीं ना कहीं बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो वी हैव टू अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन। तो आपका C1 एंड C2, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C1 C2 बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन, एंड इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम द बाउंड्री कंडीशन इज द स्लोप इज 0 एट फिक्स एंड एज वेल एज द डिफ्लेक्शन इज 0 एट फिक्स एंड। तो आप यहाँ पे पुट द बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू 0, जो आपका डायग्राम था इसके हिसाब से x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 एंड स्लोप इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 dy अपॉन dx। जब आप इक्वेशन 3 में, आपने यहाँ इक्वेशन 3 में जब आप x 0 रखिए, ये 0 ये 0 ये 0, तो C1 का मान यहाँ से क्या आएगा? 0। C1 इक्वल टू क्या आ गया आपका? 0। नेक्स्ट आप बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू 0 पर डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 0। जब आप इस पर 0 रखेंगे, 0 0 ये भी 0 और ये 0, तो C2 भी क्या आ जाएगा? 0। तो अब आप C1 C2 की वैल्यू जब आप रखेंगे तो आपका ये आपका आ जाएगा स्लोप इक्वेशन। यहां से आया स्लोप इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन ei, dy upon dx equal to 1 upon ei wx square by 2 minus wlx। तो ये आपका हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना? तो यहां से आप कह सकते हैं dy upon dx equal to 1 upon ei wx square by 2 minus wlx। ऐसे आपको इक्वेशन 4, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप एट एनी in the general terms of x। if you want to calculate the maximum slope, तो for maximum slope you have to put the value of x equal to l। ठीक है? तो आगे इसमें दिया है इसलिए हम उस पर बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका डिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन, और डिफ्लेक्शन इक्वेशन ही आपका क्या होगा? इलास्टिक कर्व इक्वेशन। तो अगर आपसे पूछा भी जाए कि इलास्टिक कर्व इक्वेशन बताइए तो 1 अपॉन ei और यहाँ wx क्यूब अपॉन 6 माइनस wlx स्क्वायर बाई 2। ओके,
फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर कैंटिलीवर बीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट भी करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फॉर कैंटिलीवर बीम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑलवेज अकर, कहा होगा? फॉर कैंटिलीवर बीम, यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चलिए छोटी छोटी बातें बतानी रहती हैं, तो आप खुद ही इससे हम लोग मार्कर से कर लेते हैं। फॉर कैंटिलीवर बीम, बहुत इंपॉर्टेंट बात, फॉर कैंट, ये वन नंबर्स के आपके क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब लोग को अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। मेंस का एग्जाम जो लोग प्री क्वालिफाई किए होंगे उनके लिए है। फरवरी में आपका मेंस का एग्जाम है 26 फरवरी को, लेकिन आपको प्री जो आप सब लोग अक्टूबर में जो आने वाली एग्जाम्स है एसएससी जेईई, उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मेहनत करें, अभी से लग जाएं, और गारंटी है कि आप रेगुलर अगर क्लासेस करेंगे तो हम आपको डिजाइन सेक्शन तो मजबूत करा ही देंगे। आगे की और सारी बातें आप पांडे सर से बात करिए, कौन सब्जेक्ट कौन क्या पढ़ाएगा, ये सारे डाउट्स आप क्लियर कर लीजिए। जो भी आपको डाउट रहे वो आप अपने काउंसलर सदस्य से या पांडे सर से, जिससे भी आप बात कर सके, बात करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे, फॉर कैंटिलीवर बीम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑलवेज, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑलवेज अकर्स एट द फ्री एंड एस एट एक्स इक्वल टू एल। जब आप लिखे तो y अब y नहीं रहा, y मैक्स हो गया, ई आई वाई मैक्स, और यहाँ डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6, यहाँ माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 2, तो आ गया माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3, और यहाँ से y मैक्स जो आ गया, y मैक्स जो आ गया वो आपका डब्ल्यू एल क्यूब अपन 3EI ही है, डब्ल्यू एल क्यूब अपन 3EI, बस माइनस, और माइनस क्या बता रहा है कि डाउनवर्ड होगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो y मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब। अब यहाँ W जो है वो आपका, ध्यान रखिएगा, यहाँ जो W है वो आपका पॉइंट लोड है, ना कि आपका लोड इंटेंसिटी है। यहाँ W जो है, जो हम P लिया करते थे, जो हम सब लोग PL क्यूब लिया करते थे, नहीं तो कोई लोग को से WL की पावर 4 आना चाहिए, नहीं नहीं, ये आपका W नहीं है, जनरल वाला W नहीं है, ये WL क्यूब अपान 3EI। अगर आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, किस केस में? इन केस ऑफ पॉइंट लोड, कहां होगा? एट फ्री एंड। अगर आपसे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम पूछा जाए तो फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इक्वेशन 5 पर तो आप x इक्वल टू एल रख दीजिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा। तो हमने आपको ये कराया भी था, और माइनस क्यू आया। अब ध्यान दीजिए, ये बीम ऐसे थी, ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, किसकी वजह से? W की वजह से। ये आपका है डब्ल्यू एल क्यूब अपान 6EI, सॉरी 3EI, डब्ल्यू एल क्यूब अपान 3EI देखिए आया हुआ है, और ये डेरिवेशन मतलब ये आपको हम बात बता चुके हैं। तो डब्ल्यू एल क्यूब अपान 3EI, निगेटिव क्यों आया? क्योंकि डाउनवर्ड है, निगेटिव क्यों आया? क्योंकि डाउनवर्ड है। अब यहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे, सॉरी, अगर यहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे, तो इसका हॉरिजॉन्टल से ये एंगल, अब बताइए ये एंगल किधर है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या आना चाहिए? निगेटिव आना चाहिए। तो क्या निगेटिव आया है? क्या निगेटिव आया है? बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया है, निगेटिव आया है। तो जब आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन से करेंगे तो मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं होता, मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं होता। तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब क्या है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इक्वल टू जो आया, अब यहाँ मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है, डाउनवर्ड लिख दिया। अच्छा, माइनस जब लिखा था, जब माइनस लिखा था तब डाउनवर्ड एरो नहीं बना था, अब क्या है कि एरो आपका डाउनवर्ड बना हुआ है, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3। मैक्सिमम स्लोप जो होगा वो डब्ल्यू एल, मैक्सिमम स्लोप जो होगा वो क्या होगा? डब्ल्यू एल स्क्वायर, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI। तो वो हुआ फॉर कैंटिलीवर बीम व्हेन यूडीएल इज एक्टिंग ओवर द लेंथ। यूडीएल जब लग रहा होगा तो यहाँ गारंटी है कि जो लोड आएगा और जो रिएक्शन आएगा वो डब्ल्यू इंटू एल आएगा।
जो सपोर्ट का मोमेंट आएगा वो आएगा WL²/2। क्या आएगा? WL²/2। किसी x डिस्टेंस पर जब आप मोमेंट लिखना होगा, ठीक है भाई, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, लोड इंटेंसिटी W मान लो, तो जब लोड इंटेंसिटी W है तो टोटल लोड जो आएगा वो क्या आएगा? रिएक्शन आएगा WL, और मोमेंट रिएक्शन आएगा WL²/2। किसी x दूरी पर अगर m लिखना होगा तो mx जो आएगा वो आएगा आपका WL इंटू x, फोर्थ इंटू डिस्टेंस, माइनस WL²/2। फिर आप इसको क्या करेंगे? EI d2y अपॉन dx2 इक्वल टू EI d2y अपॉन dx2 इक्वल टू लिखेंगे WLX माइनस WL²/2। WLX माइनस WL²/2। फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 आएगा, सेकंड में C2 आएगा, और यहाँ पर आपका dy अपॉन dmax जो आएगा वो WL³ अपॉन 3 आएगा, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आएगा वो फ्री एंड पर ही होगा, वो WL⁴ अपॉन 8 ही आएगा। ये आपको हम लिखा चुके हैं, सारी चीजें करा चुके हैं। तो इसी केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आएगा वो क्या आएगा? WL⁴ अपॉन 8 ही आएगी, और वो भी क्या होगा? डाउनवर्ड। कहां होगा? एट फ्री एंड। कहां होगा? डाउनवर्ड, और वो भी कहां होगा? फ्री एंड पर होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? मोमेंट एरिया मेथड। नेक्स्ट आपका क्या है? मोमेंट एरिया मेथड। तो अब हमसे लोग मोमेंट एरिया मेथड और सुपरपोजिशन थ्योरम करना है हमें। सुपरपोजिशन को हमसे लोग पहले कर लेते हैं, फिर मोमेंट एरिया मेथड को करेंगे। जैसे जैसे आपका कोई एक कैंटिलीवर बीम है, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मान लीजिए लगा W, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा W, और उसी समय आपने यहां पर पॉइंट लोड लगा दिया P। पॉइंट लोड क्या लगा दिया? P। उसी समय लगा दिया, तो अब ये ऐसे कुछ डिफॉर्म होगा। अब आपसे ये पूछा गया कि ये आप डिफ्लेक्शन बताओ, यहां पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताओ और इसी का स्लोप बताओ। अब देखिए, आप एक तो है इक्वेशन लिख के इंटीग्रेट करके ये बता सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी इस बीम को दो अलग अलग तरीके से बीम के योग के बराबर बता सकते हैं। ये जो बीम है ये प्लस ये बीम और कुछ इस तरह के लोडिंग का योगफल ही है कि नहीं? अगर इस बीम को इसके ऊपर लाके इंपोज कर दें, अगर इस बीम को उठा के इसके ऊपर लाद दें तो यही लोडिंग निकल के आएगी कि नहीं? तो यही सुपरपोजिशन थ्योरम होता है। सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है कि अलग अलग लोडिंग की वजह से आप एक दूसरे बीम को ऐड करते हुए फाइनल डिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे वाई मैक्स जो लिखना होगा वो वाई मैक्स आप W की वजह से क्या होगा? WL⁴ अपॉन 8EI। ये आपको पता है, डाउनवर्ड WL⁴ अपॉन 8EI होता है W की वजह से, प्लस इसकी वजह से ये 1 प्लस क्या हो गया? 2 हो गया। जो आपका फाइनल है, जो रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट अब स्टैंडर्ड फार्मूले को यूज करते हुए, स्टैंडर्ड फार्मूले को सुपर इंपोज करते हुए, देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम में अगर आपको स्टैंडर्ड फार्मूले याद नहीं है तो सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है? सुपरपोजिशन थ्योरम कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है। जिसे आपको 5 लिखना है तो 5 को आप 3 + 2 लिख दो, इस तरह का है। सही है, 3 + 2 भी आपका 5 होता है। पर ये 3 अगर मान ली 5 किसी को लिखना नहीं आता और +2 सब चीजें लिखनी आती है, तो बस ये सुविधा के लिए है, बस केवल अपने रिलैक्सेशन के लिए है, अपनी आसानी के लिए है कि हम सब लोग इसको यूज कर लेते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कोई नई चीज नहीं है, कोई आपका हवा नहीं है, पांडे सर के लैंग्वेज कोई हवा नहीं है। बात क्या है कि सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि हम डायरेक्ट आपसे बात करवे नहीं करेंगे, हम दो अलग अलग लोगों को, 3 भी हो सकता है लाना पड़े, 2 अलग अलग लोगों को जोड़ के फिर आपके जैसा ही खड़ा कर देंगे।
ठीक है, तो एकदम आसान सी बात, आपको आसान भाषा में समझ में आ गई होगी। इस केस में WL की पावर 4/8EI होता है, और इस केस में जो होता है वो PL³ / 3EI होता है। अभी अभी आपने किया, अभी अभी केसेस आपने किया है भाई। तो WL³ / 8EI डिफ्लेक्शन इक्वल WL⁴/8EI फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इसके लिए आप PL³ / 3EI अभी अभी आपने किया। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आएगा, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस केस में फ्री एंड पर आएगा, वो आपका होगा क्या, कितना होगा? तो आप ही बता दिए कि गुरुजी इन दोनों का समेशन, और यहां नीचे ऐसे लिख दिए कि ये डाउनवर्ड है। ऐसे अगर आपसे थीटा पूछा जाए तो थीटा भी क्या होगा, θ1 + θ2 होगा। थीटा भी जो होगा वो क्या होगा, θ1 + θ2 होगा। अब यहां पर θ1 अगर देखा जाए तो θ1 क्या होता है, WL³ / 6EI। यूनिफॉर्मली, इसके लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में WL³ / 6EI आता है, थीटा और थीटा ही डिवाइड अपन, और इस केस में आता है PL² / 2EI, PL² / 2EI। तो फाइनली आप सब लोग ने क्या किया, अलग अलग ऐड वाला फार्मूला यूज करके, अलग अलग ऐड वाला फार्मूला क्या करके, यूज करके आप आसानी से नेट, आपने स्लोप भी बता दिया और नेट डिफ्लेक्शन भी बता दिया। तो सुपरपोजिशन थ्योरम इज नथिंग बट इट इज द imposition of different loading conditions and to make the final loading condition। तो आपने क्या किया है कि अलग अलग लोडिंग कंडीशन को इंपोज करके फाइनल लोडिंग कंडीशंस आपने बनाई है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये सुपरपोजिशन थ्योरम का केस है। ठीक है, नेक्स्ट आपको हम बात करते हैं एक और केस। जैसे मान लीजिए ये एक कैंटिलीवर बीम है और यहां पॉइंट लोड P लगा है और यहीं पर मोमेंट M लग गया। पॉइंट लोड के साथ साथ यहीं पर मोमेंट क्या लग गया, M भी लग गया। बात समझ में आ रही है? तो हमने पॉइंट लोड के साथ साथ यहां पर मोमेंट M लगाया। अब किसी ने पूछा कि गुरुजी इसमें आप स्लोप और डिफ्लेक्शन बताओ यहां पर। तो आप देखिए, अगर एक केवल लग रहा होता तो उसका तो फार्मूला आपको आता है, केवल एक लग रहा होता तो उसका फार्मूला तो आपको आता है। लेकिन क्वेश्चन है यहां पर दो लग रहे हैं, तो दोनों के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों को कैसे बताएं। चलिए, तो केवल एक लग रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम इसको क्या किए, दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर लिए। देखिए अप्रोच कैसी होनी चाहिए, यहां पर पी लोड ऐसे लगा और यही जो होगा वो प्लस होगा, यही जो होगा वो क्या होगा, वो प्लस होगा, और यहां पर आपका मोमेंट, तो यहां मोमेंट एम लग रहा होगा ऐसे, इन दोनों का समेशन होगा। अब अगर आपसे कोई यहां पर डिफ्लेक्शन, देखिए कुछ एम कराएगा कुछ पी कराएगा, तो नेट डिफ्लेक्शन जो होगा वो आपको होगी गुरुजी ML² / 2EI। अगर मोमेंट एम लगता है तो ML² / 2EI होता है, और प्लस आपका क्या होगा PL³ भाई, डिफ्लेक्शन में PL³ अपान क्या आता है 6EI, सॉरी 3EI। ठीक है, PL³ / 3EI अभी अभी किया यार, अभी भी आसान, कुछ तो याद करनी पड़ेगी ना आपको, कुछ तो एवरेज। अब ये सुपरपोजिशन थ्योरम खुद ही कहता है कि हम स्टैंडर्ड रिजल्ट जब आपको याद होगा तभी आप हमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमें अप्लाई ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम। अब यहां नीचे हम यहां एक बात और लिखने वाले हैं, ये ऐसे डाउनवर्ड,
तो सुपरपोजिशन थ्योरम में ये बात आप एकदम एग्जैक्टली याद रखिए कि सुपरपोजिशन थ्योरम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को ही अप्लाई करके आप यूज कर सकते हैं। तो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स तो आने ही चाहिए। अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स नहीं आता है तो आप सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं यूज कर सकते। इस केस में जो थीटा होगा, जो स्लोप होगा, स्लोप एट फ्री एंड जो होगा, स्लोप जो होगा वो डिफरेंट सबका योगफल होगा। तो एम एल अपान ई आई होता है ड्यू टू मोमेंट एम, एम एल अपान ई आई ड्यू टू मोमेंट लोड मोमेंट एम, और इसकी वजह से जो आता है वो पी एल स्क्वायर अपान 2EI आता है। पी एल स्क्वायर अपान क्या आता है 2EI। तो ये आपका फाइनल हो गया, ये आपका फाइनली स्लोप भी हो गया। कहाँ का स्लोप? फ्री एंड का। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कुछ नहीं है, एकदम आसान बातें हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम आपको केवल ये बताता है कि आसान आसान तरीके से स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को मेमोराइज करते हुए, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को मेमोराइज करते हुए आप फाइनली नेट या फिर रिजल्टेंट आप क्या बता पाए? रिजल्टेंट स्लोप और डिफ्लेक्शन बता पाए। कैसे बता पाए? स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को फॉलो करते हुए। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मान लीजिए कि एक कैंटिलीवर बीम है, इस पर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W है और यहां पर आपने एक रोलर सपोर्ट लगा दिया, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W है, यहां पर आपने क्या लगा दिया? एक रोलर सपोर्ट लगा दिया। इसकी लेंथ L है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और EI आपको दिया हुआ है। मतलब कुल मिला के आपको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये आपसे आ रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आप इसमें सपोर्ट रिएक्शन बताइए, ठीक है। आपसे कह रहा है टू फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शंस। अब आप कहोगे गुरुजी फिक्स सपोर्ट, पहला आप जिसे टारगेट करिए कि कैसे अप्रोच करते हैं। नहीं तो आप जिसे अप्रोच अगर नहीं समझ पाए कि कैसे क्वेश्चन अप्रोच करते हैं तो फिर कर नहीं पाओगे। क्वेश्चन अप्रोच करना सीखना है, बहुत जरूरी तो यही है, ठीक है। तो यहां पर जैसे आप फिक्स पर गए, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, एकदम फ्री बॉडी डायग्राम ईमानदारी से बनाए, तो यहां पर एक R1 रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, यहां पर एक मोमेंट रिएक्शन आएगा। अब ये गुरुजी मोमेंट कैसे आपको आ जाता है? भैया फिक्स सपोर्ट पर मैक्सिमम पॉसिबल रिएक्शन जो है वो 3 होते हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और मोमेंट, तीनों को ये रजिस्ट करता, जाने नहीं देंगे तुझे। यहां पर भी रोलर है तो ये कहेगा हम भी लाएंगे R2। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस यहां पर 4 है। अब आप अगर याद करें तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो 3 है। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपके जो है वो क्या है? 3 है। तो आप कहोगे सर गुरुजी ना हो पाएगा, गोली 3 और आदमी 4, भाग लेने में बहादुरी है। तो भाग लिए तो फिर करोगे क्या जिंदगी में? भागते रहोगे, कोई ना कोई तो गोली ऐसे ही आती रहेगी। नहीं, दूसरी गोली का जुगाड़ करेंगे और मार देंगे धड़ा से। तो अब यहां पर आप कहेंगे कि हमसे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से तो सॉल्व नहीं होगा, और जब इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा तो ये क्या हो गया? इनडेटरमिनेट, इनडेटरमिनेट बीम हो गया। ये आपका क्या हो गया? इनडेटरमिनेट बीम। मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन से नंबर ऑफ रिएक्शंस सॉल्व नहीं किए जा सकते। तो किसी ने कहा जुगाड़ है यार, काहे को टेंशन ले रहे हो? अब यहां पर आपका ये ऐसे है, क्या है? इसी को हम एक ऐसा लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड प्लस एक ऐसा बीम जहां पर रिएक्शन या R2 हो, इन दोनों के इंपोजिशन के बराबर मान सकते हैं।
हम इसको इन दोनों के योग के बराबर मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हो गुरुजी, कोई टेंशन नहीं है। ये और ये अगर इम्पोज कर दोगे तो यही तो फाइनली बनेगा। तो अब यहां पर इस सपोर्ट पर डिफ्लेक्शन क्या है तो जीरो, है तो जीरो, पर ये W कहेगा कि हम नीचे लाएंगे। W कितने नीचे लाएगा? WL⁴ WL की पावर 4/8 डाउनवर्ड। और ये कहेगा जाने, मतलब वो नीचे लाना चाहेगा, पहला अप्रोच, पर ये R2 नीचे आने नहीं देगा और इसकी वजह से होगा R2L3/3EI और ये क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इन दोनों को नेट जीरो आना चाहिए। ठीक है, जितने से W नीचे लाया उतने से R2 रोक लिया, नहीं जाने दिया। तो इस सिचुएशन में आप कहोगे नेट जीरो तभी होगा जब WL की पावर 4/8EI जो डाउनवर्ड है वो आपका क्या हो जाए? R2L3/3EI के बराबर आ जाए। और यहां से आप बता सकते हैं कि R2 इक्वल टू होगा 3WL/8। R2 जो होगा सपोर्ट रिएक्शन एट रोलर जो होगा वो 3WL/8 होगा। इक्विलिब्रियम इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा था, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन अब सॉल्व हो जाएगा। R2 जो आया वो 3WL/8। अब यहां पर आप इस वाले में अगर आप बात करें तो ये निकाल चुके हैं, ये आपका आ गया 3WL/8 और ये W इसकी लोड। तो जब यहाँ पे सिग्मा fx लगाएंगे, जैसे x डायरेक्शन की बात करेंगे केवल अकेले है तो rx क्या हो गया? जीरो। जब आप सिग्मा fy लगाएंगे, जब आप सिग्मा fy लगाएंगे तो r1 प्लस r2 जो कि है 3WL/8। इससे पूछे ना, इससे R1 प्लस R2 और माइनस क्या होगा? W इंटू L इक्वल टू जीरो। नेट अपवर्ड फोर्स तो R1 प्लस R2 माइनस WL इक्वल टू जीरो। यहां से आपका R1 इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 5WL/8, 5WL/8 अपवर्ड। तो यहाँ पर 3/8 बचेगा और ये क्या होगा? 5/8, तो 5WL/8 में WL का बंटवारा होगा, 3 ये ले जाएगा, 5 ये ले जाएगा, 3 ये ले जाएगा, 5 ये। अभी कंप्लीट रिएक्शन नहीं, RX जीरो हुआ, ये 5WL/8 हुआ, ये 3WL/8 हुआ। अब क्वेश्चन है M निकालना, तो आप इसी के अबाउट M निकालने के लिए आप उसी के अबाउट क्या करें? उसी के अबाउट यहीं पर खड़े होकर आप नेट मोमेंट ले लें। अब यहां से जब आप नेट मोमेंट लेंगे, जब भी आप नेट मोमेंट लेंगे, R1 RX सबका हो जाएगा जीरो। तो आपका यहां से एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, तो M तो अपना खुद आएगा प्लस 3WL/8 इंटू L। इससे पूछे ये खुद आया तो M खुद आ गया और इससे आया 3WL/8 इंटू L और फिर आया ऊपर जो लोड है वो W इंटू L और मानिए कहा L/2 दूरी पर इक्वल टू जीरो। ये WL लोड को L/2 दूरी पर मानोगे तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा M इक्वल टू जो आएगा वो आएगा WL²/8। तो मोमेंट जो आएगा वो WL²/8। अरे भाई ये WL²/2 होगा, ये 3WL²/8 है, तो यहाँ इसको 8 करोगे तो 4 आएगा, 4 में से 3 के 1 आएगा, तो आपका फाइनली WL²/8। मतलब यहाँ मोमेंट रिएक्शन भी आप बता सकते हैं WL²/8। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको हमने आपको डिटेल में कराया। 3WL/8। तो अब यहां से फाइनली एक बात निकल के आई कि जो आपका रिएक्शंस आने वाले, यहाँ पे R2, यहाँ पे R और यहाँ पर मोमेंट, और ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम का केस है, ये W, तो ये आएगा आपका आएगा 3WL/8 और ये आएगा 5WL/8
और ये आएगा WL²/8। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से नोट कर लें, पूछा भी गया है, सारी चीजें इसमें आप अच्छे से समझ लीजिए। कुछ अगर याद भी हो जाती है प्रैक्टिस करने से तो बेहतर है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है सबको? मोमेंट एरिया मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मोमेंट एरिया मेथड आपका कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो मोमेंट एरिया मेथड हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि मोमेंट एरिया के बाद सुपरपोजिशन थ्योरम है। सुपरपोजिशन जैसे ये है, इस केस को हमने आपको अभी अभी कराया था, अभी अभी हमने आपको कराया था सुपरपोजिशन थ्योरम। ये सुपरपोजिशन में एग्जांपल दिया गया कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के साथ साथ एक पॉइंट लोड कैपिटल डब्ल्यू भी लग जाए तो उस केस में नेट डिफ्लेक्शन जो होगा वो पॉइंट लोड WL³/3EI प्लस WL⁴/8EI डाउनवर्ड होगा। नेट स्लोप जो होगा, नेट स्लोप जो होगा वो WL²/2, WL²/2, W ये कैपिटल W वाला रहेगा, पॉइंट लोड वाला, पॉइंट लोड वाला, कंफ्यूजन नहीं करना है, पॉइंट लोड वाला। तो सुपरपोजिशन में अलग अलग, जैसे इसमें थीटा B1, इसमें थीटा B2, YB1, YB2, तो यहाँ पे YB1 जो है वो WL³ आएगा, WL³/3EI आया, WL³/3EI, और इसमें आया WL⁴, पर ये W पॉइंट लोड है, ये W क्या है? पॉइंट लोड है, और ये W जो है वो आपका क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ये W आपका क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो नेट डिफ्लेक्शन इज द समेशन ऑफ बोथ केसेस। इस केस में आपने अलग अलग केस किया, जो अभी आपको हमने बताया भी था कि अगर पॉइंट लोड हो, अगर सिर्फ पॉइंट लोड W हो तो इस केस में ऐसे डिफॉर्मेशन होगा, जो Y1 आएगा वो आएगा WL³/3EI, जो यहाँ पे θ1 आएगा वो आएगा WL²/2EI, WL²/2EI। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में ये भी केस आपको हमने करा दिया है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में ये θ1, यहाँ पर Y1 जो आएगा ऐसे, ये Y2 है, Y2 का मान जो आएगा वो आएगा स्मॉल w L⁴/8EI, और यहाँ स्लोप जो आएगा वो θ2 जो आएगा, θ2 जो होगा वो होगा स्मॉल WL³/6EI। तो नेट डिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लोडिंग, नेट डिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लोडिंग, तो बोथ लोडिंग के केस में नेट डिफ्लेक्शन जो आएगा समेशन ऑफ बोथ द लोडिंग। ठीक है, दोनों डाउनवर्ड है इसलिए दोनों ऐड हो गए, अगर एक अपवर्ड होता एक डाउनवर्ड होता तो ध्यान रखिए। अब इसी में जैसे एक केस और कर लीजिए, ठीक है, एक केस और, मान लीजिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपका W है और किसी ने डाउनवर्ड आपका P लगा दिया। अब इसमें आपको फ्री एंड का, तो Y एट फ्री एंड, Y एट क्या है? फ्री एंड। अब आप ये भी ध्यान रखिए, बोल देंगे कि अपवर्ड हमने क्या माना है? पॉजिटिव। तो जो अब P जो है वो अपवर्ड करेगा, P जो आएगा वो PL³/3EI आएगा, और W की वजह से डाउनवर्ड होगा तो ये आएगा WL⁴/8EI। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम ऐसे आंसर करेंगे कि नेट जो होगा वो अपवर्ड पॉजिटिव मानने पर, और अपवर्ड पॉजिटिव मान के ही आंसर करिएगा, अपवर्ड पॉजिटिव मानने पर PL³/3EI माइनस WL⁴/8EI होगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे अगर आपसे एट फ्री एंड, इसी केस में आपसे फ्री एंड पर स्लोप पूछ रहा है,
स्लोप। तो यहाँ ध्यान रखिए P आपका एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और W, और यहाँ आप बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेने पर, तो ये आएगा PL स्क्वायर अपान 2EI माइनस WL क्यूब अपान 6EI, माइनस WL क्यूब अपान 6EI। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है, क्लियर हुआ ना, समझ में आया। तो कभी कभी लोड आपका डाउनवर्ड है पर नीचे से आप सपोर्ट लगा दी, झुक रहा था आपका बारजा, झुक रहा था, आपकी छत लटक रही थी, नीचे से आपने टेक लगा दिया, टेक लगा दिया तो ये आने नहीं पाया। अब उस टेक में कितना लोड आया होगा, और अगर ये लोड पता चल गया तो टेक आपका कॉलम की तरह बात करेगा, टेक जो होगा वो क्या होगा, कॉलम की तरह बात करेगा, और उस कॉलम में फिर हम सब लोग अलग तरीके से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट रिएक्शंस हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम सब लोगों ने अभी तक डिफ्लेक्शन में मोमेंट एरिया मेथड बाकी है, डबल इंटीग्रेशन मेथड और सुपरपोजिशन मेथड हम सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सुपरपोजिशन मेथड के कई एग्जांपल्स भी हमने आपको करा दिए, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लीजिए। अच्छा मान लीजिए ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो हमें बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि ये वाला वैल्यू ज्यादा है तभी तो नेगेटिव आया, मतलब नेट ये डाउनवर्ड ही आया है। अच्छा अगर P ज्यादा आ जाए, अगर P ज्यादा आ जाए इसका मतलब आपने ढकेल के ऊपर कर दिया है, अगर ये ज्यादा आ जाए पॉजिटिव आ जाने का मतलब ऊपर कर दिया, और अगर दोनों आपके बराबर हो तो कहीं कुछ नहीं, आप वहीं पर रोक दिए हैं, जो अभी एक रिएक्शन वाला केस हमने आपको कराया था, ठीक है। ऐसे इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हम एक मानक मान के चल रहे हैं कि अपवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप सब लोग ने डिफ्लेक्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए होंगे, कुछ हमने आपको स्टैंडर्ड फार्मूले भी बता दिए, उसको भी आप कर लिए होंगे। फिर हम सब लोग कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मोमेंट एरिया मेथड करेंगे, और कैस्टिग्लियानो स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम जो है वो एक अलग चैप्टर्स में ही हम आपको कराएंगे, स्ट्रेन एनर्जी आपका एक अलग चैप्टर ही होगा डिटेल में, ठीक है। तो हम सब लोग स्ट्रेन एनर्जी को अभी रोकेंगे, कैस्टिग्लियानो जो आपका जो है वो यूनिवर्सल मेथड है, उसको लास्ट में एक साथ ही सारे केसेस का आपको समराइज करते हुए करेंगे, ठीक है। तो हमें लगता है आपको क्लास समझ में आ रही होगी, आप रेगुलर क्लास कर रहे होंगे, जो भी आपको समस्याएं हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो आप काउंसलर सदस्य से बात करके क्लियर कर सकते हैं। आपके हर एक बातों का हर संभव मदद किया जाएगा, समझा जाएगा, उसका आपको उचित लाभ भी दिया जाएगा। अगर और भी कोई बातें कि आप क्या जानना चाहते हैं कि कौन सा टीचर कब क्या पढ़ाएगा, पूरी शेड्यूलिंग, तो उसके बारे में हमारे एकेडमी के पांडे सर हैं, उनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। काउंसलर सदस्य से आप कहेंगे तो वो बात करा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आपका मोमेंट एरिया होगा और फिर डिफ्लेक्शन खत्म होगा, फिर एज यूजुअल हम सब लोग वही क्वेश्चन सीरीज करेंगे, क्वेश्चन सीरीज के बाद फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, और आपका दिन शुभ हो।